अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करना है और इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है और उसके मुताबिक जितने भी कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आपको इंशाल्लाह मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उसी को लेकर फिर आप अगर आप इसी लेक्चर को अगर आप वीडियो के एंड तक देख लें तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को फुल समझने में आपको मुकम्मल तौर पर आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास सबसे पहले जिसकी इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह करते हैं कि दुनिया में जो आप कुछ भी देख लें आप वो को फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, यानी जितनी भी चीज़ें आपको दिखने को मिलती हैं वो मोस्टली आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने H2O की एग्ज़ाम्पल सुनी होगी, तो यहाँ पर 2 एटम्स आपस में कंबाइंड आपको मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह H2O की एग्ज़ाम्पल ले लें, HCl की एग्ज़ाम्पल ले लें, इसी तरह दूसरी चीज़ें ले लें। तो इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फोर्सेस हैं जो इन चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस हैं इनके दरम्यान में, यानी देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड दीज एटम्स टुगेदर, or which keeps this atom together. Those attractive forces are known as bond. तो ये बॉन्ड के डेफिनेशन में भी आ जाता है कि बॉन्ड अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ बॉन्ड, कि दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस विच कीप्स द एटम्स टुगेदर। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं मजबूती से, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। अब वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं, इनको ज़रूरत क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको मजबूर कर देते हैं बॉन्ड की फार्मेशन में। तो दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में उसके कुछ एम्स होंगे, उनको हासिल करने के लिए वो बड़े दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं और काफ़ी तगो-दो के बाद वो चीज़ वो अपना जो टारगेट है वो उसको हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर को देख लें, अगर वो हाई पोटेंशियल पर हो, यानी अगर वाटर टंकी का पानी देख लें तो चूँकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो हर एक चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, यानी अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट्स में लाना चाहती हैं। तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ खुद बहता है। इसी तरह अगर आप चाय को रख दें तो चाय ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, यानी वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में सारी चीज़ें आना चाहते हैं। करंट को देख लें तो वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो आउट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में अपने आप को ऑटोमेटिकली लाना चाहता है, ये उसकी नेचर में है। तो एटम्स भी हमारे पास जो फ्री एटम्स होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये अपनी इस एनर्जी को कम करने के लिए ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। क्या मैंने कहा कि एटम्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इस एनर्जी को कम करने के लिए वो दूसरे एटमों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी लोअर स्टेट में आ जाती है और आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड तैयार हो जाते हैं। अब जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये कंबाइंड किस लॉ के तहत, किस नज़रिए के तहत ये कंबाइंड हो रहे होते हैं? सिर्फ एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए या कुछ दूसरे भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं? तो 2 किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं डियर्स, हमारे पास 2 किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं या आपस में उससे जुड़े रहते हैं। एक को डियर्स हम कहते हैं वैलेंस कॉन्सेप्ट और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स। वैलेंस कॉन्सेप्ट एक हो गया वैलेंस कॉन्सेप्ट एंड दूसरा है हमारे पास ऑर्बिटल
कॉन्सेप्ट। आपके बुक में 9th क्लास के अंदर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का जस्ट डेफिनेशन दी गई है, उसके ऊपर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिटेल सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। वेलेस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। जो हमारे पास दो ऐसे साइंटिस्ट थे, एक का नाम था J.N. लेवाइस, उसने 1916 में हमें एक J.N. लेवाइस था और दूसरा हमारे पास K.W. कॉसल, दो साइंटिस्ट थे जिसने हमारे पास जिसने हमें वैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या कहते हैं कि जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए या इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉनों का गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। और मोस्टली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये लेवाइस ने हमें कहा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा या वो शेयर करेगा और उससे वो अपने जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनों को वो फुल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, ये क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले ग्रुप को आप देख लें, जिसको हम 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं या 8 ग्रुप कहते हैं, उन तमाम के आखिरी शेल में अगर आप हीलियम के एटम को देख लें तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर आप नियान को देख लें तो नियान इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है, नियान का एटॉमिक नंबर हमारे पास 10 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नियान की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल्स के अंदर करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक फार्मूले के तहत मैंने आपसे कहा था जिनसे हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2n²। इस 2n² से आप किसी भी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कन्फिगरेशन कर सकते हैं, यानी शेल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों का पता चल जाएगा इस फार्मूले से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। अगर पहला शेल की अगर हम बात करें तो n की जगह हम 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। तो इसका अगर आप आंसर निकलें 1 का स्क्वायर तो फिर 1 ही आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता चलता है कि पहले शेल के अंदर जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर सेकंड शेल्स के अंदर हमारे पास अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर डिजिट्स हमारे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है एंड 2 4s आर 8, यानी दूसरे शेल हमारे पास, यानी जितने इस फार्मूले के तहत इलेक्ट्रॉनों को आना चाहिए वो सारे इलेक्ट्रॉन आपको 8वें ग्रुप के अंदर मिलेंगे। यानी 8वें ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं या उसके आखिरी शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जितने उसको चाहिए, यानी इस फार्मूले के तहत वो उनको मिल चुके होते हैं या उनके 8 होते हैं। इनके अलावा जितने भी आप दूसरे एटम्स को देखें यानी नोबल गैसेस के अलावा, तो वो सारे उन सब के पास इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन की उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, तो पहले शेल में डिजिट्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 को पूरे करेंगे यानी 2 और 6 8। तो यहाँ पर तो देखें इसके 8 बराबर हैं, लेकिन इसके पास डिजिट्स में देख लें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन मोस्टली 2 बॉन्ड बना रहा होता है। यानी अगर आप H2O की एग्जांपल देख लें तो मोस्टली देख लें इस किस्म की ये बॉन्डिंग आपको मिलेगी। जैसे ये इंशाल्लाह मैं डिटेल से भी आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाऊंगा, जस्ट आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि पूरे चैप्टर में आपको इन सारी चीज़ें को समझने में मसला ना हो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल में जो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या लिख लें, इसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हमारे पास यहाँ पर उसने शेयर किया हुआ होता है हाइड्रोजनों के साथ। जैसे मैंने कहा ना कि जेन लॉइस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन या एटम लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा ताकि वो नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल कर ले।
जैसे उनके पास 2 होते हैं और 8 होते हैं, इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरे सारे एटम्स हासिल करना चाहते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन का हो जाएगा वो भी शेयर करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन उनका शेयर हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया वो मैंने हाइड्रोजन का। तो इसके पास ये जो शेयरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे, हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जस्ट लाइक हीलियम की तरह। जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी 2 आ जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ जाएंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर आप इसको देख लें, इसको ऑक्सीजन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के हैं वो उसके साथ भी काउंट होंगे। तो 6 तो उसके पास अपने ही थे, यहाँ पर उसने जो उसके मौजूद है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी आ गए, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है आप इसको पिक कर रहे होंगे। यानी ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बिल्कुल नियान की तरह, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हीलियम की तरह। तो बिल्कुल उन्हीं ही की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल हो जाती है, जस्ट लाइक नोबल गैसेस की तरह। अब इसके ऊपर 2 रूल्स हैं टीचर्स, एक को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल और दूसरे को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। यानी कुछ एटम ऐसे होते हैं, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि कुछ एटम हमारे पास ऐसे हैं जो अपने इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। जैसे नियान के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह दूसरे एटम भी अपने इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयरिंग तरीके से। इन तीनों तरीके से कोई से भी तरीका यूज़ करके वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों को 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर वो पूरे करेगा। जैसे अभी वाटर की एग्जांपल से मैंने कहा कि ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए, जिससे उसके पास 8 बराबर हो चुके। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टेट रूल कि एवरी एटम्स वांट्स टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेज सच एज नियान। सिमिलरली अनदर रूल इज डुप्लेट रूल। हमारे पास जो दूसरा रूल है वो है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल हमारे पास क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप लिखना चाहें बड़ा आसान है, ऑक्टेट रूल। डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद नोट करते जाएं, सारी चीज़ें यहाँ पर अगर लिखते रहें तो काफ़ी आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। एंड डुप्लेट रूल, ऑक्टेट, ऑक्टा 8 को वैसे कहते हैं। तो ऑक्टेट रूल में एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, एंड डुप्लेट रूल में, डुप्लेट डबल से निकला है, यानी क्या करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे या 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में एग्जांपल में, H2O की एग्जांपल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के पास इस केमिकल कम्बिनेशन से उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में समझ आ रही होगी जस्ट कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा या गेन करेगा, ताकि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल कर ले। ये तो था वैलेंस कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं जस्ट हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फर्दर फिर आप इसके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वैलेंस कॉन्सेप्ट की तरफ जस्ट आते हैं। वैलेंस कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में बिल्कुल इसकी सही तरीके से मुकम्मल नहीं समझाया गया, जिसकी वजह से 9th को स्टूडेंट्स को मोस्टली बहुत मसला रहता है इस चीज़ को समझने में। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको ये सारा भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ऑर्बिटल कंसेप्ट जैसे हमारे पास, मैंने कहा था कि शॉर्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसको काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कशन किया है। जिन लोगों ने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उससे लाजमी देखें, आपको सारे सब शेल्स, ऑर्बिटल शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना किसी भी एलिमेंट्स का, वो तमाम इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एटम्स के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो शेल्स हैं, शेल्स के अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं S, P, D एंड F। ये सब शेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास। फिर इन्हीं सब शेल्स के अंदर, वैसे पहले शेल के अंदर S सब शेल्स होगा, दूसरे के अंदर S भी होगा, P भी होगा, और तीसरे के अंदर फिर S भी आ जाता है, P भी आ जाता है, D सब शेल्स भी आ जाते हैं। ड्यूरेशंस इन्हीं सब शेल्स के अंदर फिर फर्दर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर घर हो, घर को अगर आप शेल समझें और घर के अंदर जो कमरे हैं उसको आप
सब शेल समझें, और सब शेल कमरे के अंदर जिस बेड पर आप सोते हैं उसको अगर आप ऑर्बिटल कंसिडर कर लें तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। यानी ये शेल, शेल के अंदर फिर सब शेल, और सब शेल के अंदर फिर फर्दर ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो इसको भी फर्दर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमने इसको मज़ीद स्प्लिट किया कि यानी ये जो सब शेल्स होते हैं इसको भी फर्दर एक एस सब शेल्स के अंदर एक ऑर्बिटल होता है डेढ़ से हमारे पास, जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसको हम कहते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसी तरह डी सब शेल के अंदर डेढ़ से हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डी एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और एफ के भी जो हमारे पास तकरीबन 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, इसके 3, इसका 1 और 5 के फिर 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। और हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस के अंदर आपको पता है जैसे हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो दोनों ही एस के अंदर चले जाते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर होते हैं, और 6 को अगर आप इधर रखें 2 इसके अंदर आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें नहीं, यानी ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं सब शेल्स के अंदर, तो 6 हो जाएंगे। इसको फर्दर 3 में डिवाइड कर दो तो हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह डी को फिर फर्दर हमने 5 ऑर्बिटल में डिवाइड किया है और हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो डी में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह एफ के अंदर 14 हो जाते हैं और 7 उसके ऑर्बिटल्स हैं, और 7 2s are 14, तो 7 ऑर्बिटल्स बनाए और उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये तो एक लाइट किस्म का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसे हो जाती है, तो ये भी बताते चलो कि ये हमारे पास गोल शेप का होता है, ये डंबल शेप का होता है, ये फिर मज़ीद डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे हमारे पास टाइम ना होने की वजह से मैं फर्दर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता, आप मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। तो सिंपल बता रहा हूँ कि ये हमारे पास गोल शेप का होता है यानी स्फेरिकल होता है, ये डंबल शेप का होता है। डंबल आपने देखे होंगे जैसे जिम के अंदर हम यूज़ करते हैं बाइसेप और ट्राइसेप को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो हमारे पास वो डंबल शेप के जो होते हैं वही आपके इस शेप के हम उसको बनाते हैं। और जो हमारा पास ये अगर इसको हम ऐसे बनाएं, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो तो उसको हम पी एक्स कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं उसको हम पी वाई कहते हैं, और जो इन दोनों के एक्सिस के दरमियान में होते हैं उसको हम पी जेड कह रहे होते हैं। अब आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हाइड्रोजन H2 के मॉलिक्यूल को हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, तो जैसे बता चुका हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। इसी तरह H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो दूसरे हाइड्रोजन की भी ऐसे ही होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। अब ये SS ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, एक तरफ से एक हाइड्रोजन का एटम का स्फेरिकल ऑर्बिटल और दूसरी तरफ से दूसरे हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं। यानी बता चुका हूँ कि ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, तो ऑर्बिटल्स में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पे देखना जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक उसका, एस के अंदर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एस इसको हम ओवरलैप कहते हैं। एस यानी एक हाइड्रोजन का एस और ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल, और ये जो बॉन्ड बन गया इसको हम कहते हैं एस ओवरलैप। इसी तरह हमारे पास पी ओवरलैप भी होते हैं एंड SP ओवरलैप भी होते हैं। तो एक फर्दर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर SP ओवरलैप की अगर आप बात करें तो एक तरफ हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन का ऑर्बिटल हो जाएगा P। अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें जैसे हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, तो 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब अगर मैं इसे बता चुका हूँ कि P के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर तो 5 हैं। तो P को फर्दर जैसे हमने उसको ऑर्बिटल में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारे पास क्या होता है Px होता है, एक Py होता है, दूसरा Pz होता है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल करें तो 5 है P के अंदर, तो 2 Pz के अंदर आ जाएंगे, 2 Py के अंदर आ जाएंगे, एक हमारे पास यहाँ पर
px के अंदर हो गया, यानी यहाँ पर एक है तो यह प्रोटॉन हासिल करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की देख लें तो इसका भी 1 होता है, और इसका जो px ऑर्बिटल है अगर आप क्लोरीन का बनाएं तो वो इस किस्म का ये बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा ऐसे। अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो ये फाइनल है, बस वाइंड अप कर रहा हूँ, ये लास्ट एग्जांपल है इसकी, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर क्लोरीन के जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये उसका अगर आप px बना लें, ये वाला ऑर्बिटल उसका py है और ये वाला ऑर्बिटल उसका pz है। तो जैसे इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हमारे पास py है, ये pz है, और ये वाला हमारे पास px है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक है, इन दोनों भी 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इनमें भी 2 हैं, तो इनको हम बॉन्ड फॉर्मेशन में यही सा नहीं लेंगे क्योंकि पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। और यहाँ पर अगर हम दूसरा हाइड्रोजन s का ले लें जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन का दूसरा p का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो इसी वजह से तो हम इसको कहते हैं sp ओवरलैप, हाइड्रोजन का s और इसका p ओवरलैप। तो ये हमारे पास इस किस्म की ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट में आपको मसला है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह वो चीज़ भी आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा देंगे। और दूसरा, अगर आपको ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बायस बन रहा है, तो इस पर लाइक तो लाजमी बनता है स्टूडेंट्स, और इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने इस लेक्चर के अंदर आपको समझाऊँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।